Good morning, everyone. And today here I am discussing about enzymes. So यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे एंजाइम्स क्लासिफिकेशंस एंड मैकेनिज्म एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले क्या है एंजाइम्स? एंजाइम्स आर की ऑफ लाइफ। हम ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो हमारा लाइफ है उसकी हम कल्पना विदाउट एंजाइम्स का नहीं कर सकते, और इसको हम लोग बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। और ये एंजाइम्स जो होता है जो हमारे सेल के अंदर या फिर कोई भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही है, दैट कैन बी कंप्लीटेड बाय स्टेप्स थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस। दैट रिएक्शंस इज कंप्लीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। सो तो विदाउट एंजाइम्स हम किसी लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो विदाउट लाइफ सॉरी जो एंजाइम्स है उसके बिना हम किसी लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते हो। सो एंजाइम्स आर द की ऑफ लाइफ। नो एंजाइम्स नो लाइफ। ओके, बायो कैटलिस्ट कहने का मतलब है, कैटलिस्ट का टर्म्स हम लोग यूज करते हैं फॉर द इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन और डिक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। सो दो जो एंजाइम्स होता है वो बायो कैटलिस्ट है बिकॉज दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम एनी ऑर्गेनिज्म, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बायो कैटलिस्ट। तो क्या होता है कि जो सेल मेटाबॉलिज्म हो रहा है या फिर किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही है, दैट रिएक्शंस कंप्लीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। वो एंजाइम क्या करता है, जैसे कोई रिएक्शंस हो रही है तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स है उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है, या फिर कोई मेटाबोलाइट बनाता है, या फिर कोई बाई प्रोडक्ट्स बनाता है, या फिर न्यू कंपाउंड को सिंथेसाइज करता है, या फिर एनर्जी को रिलीज करता है। तो ये कहाँ पे हो रही है? किसी न किसी सेल्स में हो रही है या फिर टिश्यू में हो रही है। तो यह एनर्जी जो होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ द लाइफ या फिर मेंटेन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए नीड्स होता है, और या फिर कोई न्यू स्मॉलर मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करता है, प्रिकॉर्सर्स मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करता है, जो इंपॉर्टेंट होता है फॉर द किसके लिए? बॉडी के फिजियोलॉजिकल कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए। सो द एंजाइम्स आर, इसकी प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या देख सकते हैं कि एंजाइम्स आर द सोलुबल्स कोलोइडल इन नेचर, फॉर्म्स इन द लिविंग सेल्स, प्रोटीन इन नेचर्स। ओके, तो एंजाइम्स जो होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। ठीक है, किसी रिएक्शंस का जो टाइप्स है जहाँ पे कैटलाइज कर रहा है या फिर कोई सबस्ट्रेट है उसके लिए वो हाईली स्पेसिफिक होता है। यदि वो हाईली क्या बोलते हैं, वो हाईली स्पेसिफिक है, यानी कहने का मतलब है कुछ एंजाइम जो होता है वो किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट्स के लिए होता है, या फिर क्या बोल सकते हैं कि वो किसी स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए होता है। अगले हम लोग देखेंगे किस किस टाइप का स्पेसिफिसिटी हो सकता है। यहाँ पे हम एक लिखे हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो जितने भी एंजाइम्स है उसमें प्रूफ रीडिंग कैपेसिटी नहीं होती है, पर डीएनए पॉलीमरेज में प्रूफ रीडिंग कैपेसिटी होती है। प्रूफ रीडिंग कहने का मतलब है कि रीडिंग, जैसे कोई बुक पब्लिश होता है और उसको फिर से रीडिंग करना रहता है, यानी कहने का मतलब उसको रीचेकिंग बोल सकते हैं कि वो चेकिंग करता है, देखता है कहाँ पे करेक्शंस है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, उसको रिपेयर करता है और फिर वो जाकर के कंप्लीट करता है। तो वो डीएनए पॉलीमरेज में है, एक प्रॉपर्टीज है जिसके थ्रू वो प्रूफ रीडिंग काम करती है, प्रूफ रीडिंग, बट अदर में नहीं है। एक एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स है। यहाँ पे एंजाइम्स का एक पार्ट्स है जिसको बोलते हैं एक्टिव साइट्स। ठीक है, दैट एक्टिव साइट्स कैटलाइज द रिएक्शन, बिकॉज इस एक्टिव साइट्स पे क्या होगा, सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और किसी रिएक्शंस को कैटलाइज करता है और किसी प्रोडक्ट को कन्वर्ट करता है। तो जो एंजाइम्स जो होता है, ये जो एक्टिव साइट्स होता है ये प्रोटीन्स का होता है। तो इसी एक्टिव साइट्स के थ्रू किसी भी रिएक्शंस की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। और ये काम कैसे करता है एंजाइम? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी कहने का मतलब है कि यदि किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी को फुलफिल करेगा तभी तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो यदि उतना एनर्जी नहीं होगा तो क्या करेगा? तो उसके लिए हम लोग कोई कैटलिस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे ये बायो कैटलिस्ट है, क्या करता है कि उस एनर्जी लेवल को वो कम कर देता है। यानी कहने का मतलब है कि उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जो एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस लेवल को कम कर देता है। और कम करने के बाद क्या होता है, वो उस सबस्ट्रेट को या फिर उस रिएक्शंस को कंप्लीट कर देता है। यानी जो एंजाइम जो होता है वो रिएक्शन को कंप्लीट करता है बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियरली? अब क्या है कि यहाँ पे ये देखिए, कोई सब रिएक्टेंट है, इसको कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट्स में,
तो यहाँ पे देखिए ये विदाउट एंजाइम्स है और ये विदाउट एंजाइम्स है, ये विथ एंजाइम्स है। यानी यहाँ पे यदि एंजाइम नहीं दे रहे हैं तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी हाई है, और यहाँ पे यदि एंजाइम दे रहे हैं तो इसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है। यानी कहने का मतलब है एक कैटलिस्ट का काम कर रहा है तो क्या करता है कि जो रिएक्टेंट है या जो सबस्ट्रेट है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है इजिली बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। यानी इतना जो एनर्जी लेवल है वो कम कर दिया, और ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया, ये ओवरऑल रिएक्शन प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शंस। तो ये है बाय पिक्चोरियल डायग्राम्स। जो नेचर कैसा हो सकता है, तो मोस्टली जो एंजाइम्स होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स होता है। राइबोसोम जो होता है एक एंजाइम जो आरएनए मॉलिक्यूल का बना होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स जो है वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, बट एक्सेप्ट राइबोसोम दैट आर द आरएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसकी कैटालिटिक बिहेवियर जो होता है वो डिपेंड करती है कि इसकी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स क्या है, उस पर डिपेंड्स करेगा, ठीक है। और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है, वो सम डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर इन एक्टिव फॉर्म्स दैट इज कॉल्ड द जाइमोजेंस और प्रो एंजाइम्स। यानी वो इनएक्टिव होता है, फिर वो कन्वर्ट होता है किसमें, एंजाइम्स में। प्रो दैट कन्वर्टेड इनटू एंजाइम्स यानी एक्टिव फॉर्म्स दैट इज द प्रो एंजाइम्स। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रो एंजाइम्स होता है जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में ज्यादा जगह नहीं होता है, जस्ट ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स की ही बात कर रहे हैं कि जहाँ पे वो जाइमोजेंस और प्रो एंजाइम्स फॉर्म्स में रिलीज होता है। सम एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, जहाँ पे कोई केमिकल्स अदर केमिकल्स ग्रुप्स एडिशंस नहीं होगा, ओनली अमीनो एसिड रेसिड्यूज होगा। बट सम एडिशनल ग्रुप्स एड्स होता है कहीं कहीं पे, जिसको हम लोग कोफैक्टर्स या प्रोस्थेटिक्स ग्रुप्स भी बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्या है कोफैक्टर्स, कोएंजाइम्स और प्रोस्थेटिक्स ग्रुप। जो एंजाइम्स है यही है, ऑल एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स। अब फंक्शनल यूनिट ऑफ द एंजाइम होता है होल एंजाइम, जहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई प्रोटीन है प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट्स है, दैट द होल पार्ट इज कॉल्ड द होलो एंजाइम, दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द एंजाइम्स। तो जो मोनोमेरिक यूनिट होता है, सम एंजाइम जो होता है मोनोमेरिक यूनिट्स का बना होता है, और सम में क्या हो सकता है मल्टीमेरिक एंजाइम कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब है कि उसमें सम एडिशनल पार्ट्स होगा, या फिर बहुत सारा पॉलीपेप्टाइड चेन हो, या फिर नॉन प्रोटीनस पार्ट्स एड्स हो, तो वो भी हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज द मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। कोफैक्टर की बात करेंगे तो आइदर वो इनऑर्गेनिक हो सकता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है। यानी एंजाइम्स के साथ जैसे प्रोटीनस पार्ट है उसके अलावा सम इनऑर्गेनिक पार्ट जैसे मेटल आयंस वगैरह है, जैसे आयरन्स है, जिंक्स है, ये सब ऐड रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं उस एंजाइम की एक्टिविटी को। तो और सम जो होते हैं क्या होता है कि कुछ जो होता है टाइटली बाउंड होता है, कुछ जो होता है टाइटली बाउंड नहीं होता है। तो जो क्या बोलते हैं कि जो कोएंजाइम्स होते हैं वो लूजली बाउंड्स होते हैं, ठीक है, किसके साथ, प्रोटीन के साथ। बट जो प्रोस्थेटिक ग्रुप्स होता है, एक तो हो गया हमारा कोएंजाइम, दूसरा हो गया हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप, ऑल आर द कोफैक्टर्स। यानी जो प्रोटीन के अलावा जो पार्ट्स है दैट इज द कोफैक्टर्स, वन इज द कोएंजाइम्स एंड अदर इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। तो जो कोएंजाइम्स होते हैं वो लूजली बाउंड होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होता है वो टाइटली बाउंड होता है। यानी जो सम आर द मेटल आयन एक्टिवेटर्स, यानी मेटल आयंस भी होंगे एडिशनल, दैट इज द कोफैक्टर्स। तो जो एक्टिविटी होता है एंजाइम्स का, जो ओवरऑल जो होल एंजाइम जिसको हम लोग बोल सकते हैं में जो प्रोटीनस पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड द एपो एंजाइम। एक तो एपो एंजाइम हो गया, दूसरा क्या हो गया कोफैक्टर्स या कोएंजाइम जिसको बोल रहे हैं, प्लस यानी एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम्स दैट इज कॉल्ड द होलो एंजाइम्स। देखिए यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तो जो हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप्स है जो नॉन प्रोटीन मोइटी है वो दैट इज कॉल्ड द क्या बोल सकते हैं कि कोफैक्टर्स या कोएंजाइम, और वो किसके साथ बाइंड होता है, एपोएंजाइम के साथ बाइंड होता है। तो जो ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है वो टाइटली बाउंड होता है, और कोएंजाइम जो होता है वो टाइटली बाउंड नहीं होता है। सम कोएंजाइम्स जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स है, डेरिवेटिव्स है, जैसे टीपीपी। डेरिवेटिव किसका है, थाइमीन्स का। फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड्स एफएमएन इसका डेरिवेटिव है राइबोफ्लेविन, और ये एफएडी है, ये भी राइबोफ्लेविन का है। कोएंजाइम से ये किसका है, पैंथेनोइक एसिड्स का। तो ये सब कोएंजाइम्स है दैट आर ड्राइव फ्रॉम द विटामिन बी। यहाँ पे देखिए हम यही बता रहे थे कि ये होलो एंजाइम्स है, एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम दैट इज कॉल्ड द होलो एंजाइम। ये एपो एंजाइम तो प्रोटीनस पार्ट्स है, कोएंजाइम या कोफैक्टर जिसकी बात बोल रहे हैं वो प्रोटीनस पार्ट नहीं है। एंजाइम विदाउट नॉन प्रोटीनस पार्ट इज इनएक्टिव एंड दैट कॉल्ड इनएक्टिव, दैट इज कॉल्ड द एपो एंजाइम्स, ठीक है। यहाँ पे कोफैक्टर्स है, देख लीजिए यहाँ पे मेटल्स हैं, मेटाबॉलिज्म में हम लोग चर्चा किए थे, वहां पे देखे थे कि बहुत सारा ऐसा एंजाइम्स है जिसको एक्टिवेट करने के लिए कोफैक्टर्स चाहिए।
जैसे मैग्नीज की बात करते हैं, हेक्सोकाइनेज की, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वहाँ पे मैग्नीज चाहिए। तो ये सब एंजाइम है और ये इसका कोफैक्टर है जो एसोसिएट रहता है एंजाइम के साथ, जो एक्टिवेशन का काम करता है, तब वो जाकर किसी भी रिएक्शन के कंप्लीट करता है। एक्टिव साइट से जो स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होता है, ये प्रोटीनस पार्ट्स होता है, ठीक है। और ये एक्टिव रीजन जो होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट क्या होता है, बाइंड करता है, और किसी भी रिएक्शंस को कैटलाइज करने के लिए, सबस्ट्रेट को कैटलाइज करने के लिए यहाँ पे बाइंड होना जरूरी है, ठीक है। और यदि वो बाइंड नहीं हो रहा है तो वो कैटलाइज नहीं कर पाएगा। नोमेनक्लेचर की बात करेंगे तो इसका अलग अलग नोमेनक्लेचर है, जैसे कहीं पे साइट्स ऑफ सिक्रेशन एंड फंक्शंस के बेसिस पर। तो एक तो इंट्रासेलुलर एंजाइम है जहाँ पे फंक्शंस एसोसिएटेड विद सेल्स, यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पे वो सिंथेसाइज हो रहा है वहीं पे उसका फंक्शंस हो रहा है। लेकिन एक है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स, जहाँ पे सिंथेसाइज हो रहा है वहां पे ये फंक्शंस नहीं कर रहा है, जाके आउटसाइड द सेल कर रहा है। जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम की बात कीजिएगा, देखिएगा पैनक्रियाटिक एंजाइम है, वो जाकर के इंटेस्टाइन में वर्क करता है, दैट इज द एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम। ये मोस्टली डाइजेस्टिव एंजाइम की बात होती है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, इसके थ्रू नोमेनक्लेचर किया गया है। यहाँ पे जैसे वो बताया है कि कुछ सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होता है, जैसे यूरिएज, वो यूरिया को एक्ट करेगा, आर्जिनेज आर्जिनिन को एक्ट करेगा, और सम जो है सबस्ट्रेट को एक्ट नहीं करता, जैसे पेप्सिन। तो एक हो गया ये सबस्ट्रेट के नोमेनक्लेचर, जैसे मान लीजिए कोई किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर एक्ट कर रहा है, दैट इज द सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। ये सबस्ट्रेट को नहीं कर रहा है तो ये तो नहीं है। तो ये इसके अकॉर्डिंग टू सम एक्सेप्शनल है पेप्सिन, जो प्रोटीन को करता है, बट नोमेनक्लेचर इसका नेमिंग अलग है। और यहाँ पे यूरिएज जैसे यूरिया को कर रहा है, तो यहाँ पे एएस टर्म प्रीफिक्स सफिक्स टर्म यूज करके हम लोग यूज कर लेते हैं, जैसे किसी सब। लेकिन यहाँ पे पेप्सिन जो है, यहाँ पे सफिक्स टर्म्स हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। और ये प्रोटीन्स पर एक्ट करता है पेप्सिन एंजाइम, डाइजेस्टिव एंजाइम है, लेकिन इसका नाम क्या है, पेप्सिन है। तो ये हो गया हमारा नोमेनक्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ सिक्वेंशियल साइट्स एंड फंक्शंस, और ये हो गया हमारा स्पेसिफिक टू सबस्ट्रेट वर्किंग, यहाँ पे एडिंग करके सब सफिक्स को हम लोग यूज करते हैं। ये क्लासिफिकेशंस किया गया है, मेजर 6 क्लासिफिकेशंस है। फर्स्ट क्लासिफिकेशंस है हमारा ऑक्सीडोरिडक्टेज, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम कैटलाइज द रिडक्शंस और ऑक्सीडेशंस ऑफ ए मॉलिक्यूल। जैसे एग्जांपल में मैलेट NAD के प्रेजेंस में ऑक्जेलोएसीटेट प्लस NAD प्लस H प्लस आयन, यानी मैलेट डिहाइड्रोजनेज। तो यदि कोई एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, दैट इज द ऑक्सीडोरिडक्टेज एंजाइम। ट्रांसफरेज है, दैट एंजाइम कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ ग्रुप ऑफ एटम फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर। यानी कहने का मतलब है कोई ऐसा एटम्स है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे डी हेक्सोज है, यहाँ पे एटीपी के पास एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट है, फॉस्फेट ग्रुप है। ये फॉस्फेट ग्रुप जाके हेक्सोज के साथ बाइंड कर रहा है, दैट इज द क्या, ट्रांसफर कर रहा है, दैट इज द ट्रांसफरेज। हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज रिएक्शन जो होता है वेरियस कंपाउंड्स और बॉन्ड्स जो होता है इन एडिशन टू वाटर। जैसे देखिए बीटा इलेक्ट्रोलाइट प्लस वाटर्स है, तो ये एल्कोहल का फॉर्मेशन कर रहा है, एल्कोहल ग्रुप एड्स हो रहा है। तो यहाँ पे कोई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करे और किसी एडिशन ऑफ वाटर, दैट इज द हाइड्रोलाइज। हाइड्रोलाइज टर्म से यूज है एडिशन टू वाटर्स। लाइएजेस की बात कीजिएगा, स्पेसिफिक एडिशन टू ग्रुप टू द डबल बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय रिमूवल ऑफ ग्रुप। यहाँ पे ये देखिए सिस-एकोटिनेज, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड्स को हटा करके कोई ये ग्रुप ऐड हो जा रहा है, दैट रिएक्शंस और कंप्लीटेड बाय दिस एंजाइम, दैट एंजाइम इज द लाइएजेस। यानी कोई ग्रुप बन रहा है या फिर कोई डबल बॉन्ड का रिमूवल हो रहा है, एडिशन हो रहा है। आइसोमेरेज की बात कीजिएगा तो आइसोमेरेशन टर्म से स्पष्ट है कि कोई ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, बट उसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट सब सेम रहेगा, बट एनी स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेट जाएगा। जैसे यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अल्फा डी फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी ग्लूकोज टू फ्रुक्टेज, बाकी सबका सब सेम है। यहाँ पे देखिए रिंग स्ट्रक्चर्स में 6 रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, यहाँ पे 5 के है नंबरिंग। तो इसके अकॉर्डिंग टू दैट एंजाइम इज कॉल्ड आइसोमरेज। लाइगेजेस की बात कीजिएगा तो लाइगेजेस सिंथेटिक रिएक्शंस हैं जहाँ पे एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है। यदि कोई ऐसा रिएक्शंस हो रहा है जहाँ पे कोई बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है सीसी के बीच में, सीएस के बीच में, सीओ के बीच में, सीएन के बीच में, बाय द कंडेंसेशन रिएक्शंस हियर द एनर्जी कंजम्पशन रिक्वायर, यानी एटीपी का रिक्वायरमेंट हो रहा है, दैट इज द लाइगेजेस। तो ये मेजर 6 क्लासेस हैं एंजाइम्स का। पहला हो गया हमारा क्या चीज, ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलाइजेज, लाइएजेज, आइसोमरेज और लाइगेजेस। इसको आप देख सकते हैं। अब एक सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर्स, तो जो एंजाइम्स कोड जो है नंबरिंग जो किया गया है, उसमें आप देखिए कहीं कहीं पे ईसी एंजाइम कोडिंग के थ्रू यहाँ पे 2711 ये 4 कोडिंग किया गया। तो इसका कुछ मीनिंग्स है। क्या मीनिंग्स है, जैसे मान लीजिए ये कोडिंग किया गया हेक्सोकाइनेज के लिए,
तो जो फर्स्ट डिजिट है वो इंडिकेट करता है कि वो किस क्लास के अंतर्गत आता है। सेकेंड डिजिट जो है वो बताता है वो कौन सा सब क्लास के अंतर्गत है। थर्ड डिजिट जो है वो कौन सा सब ग्रुप का है, और वो फोर्थ डिजिट जो है वो सब ग्रुप के लिस्ट में कितने नंबर पे है। तो ये हमारा एंजाइम्स कोडिंग के थ्रू हम किसी भी एंजाइम को ऐसे कोडिंग करते हैं, जैसे एंजाइम्स का नेमिंग है यहाँ पे कोडिंग 2711 है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्या इंडिकेट करता है वो बताया गया है कि वो कौन सा क्लास में है, कौन सा सब ग्रुप्स में है, और कौन सा नंबरिंग में वो एडेड है। तो ऐसा भी डिनोट हम लोग करते हैं। स्पेसिफिसिटी की बात कीजिएगा तो एंजाइम्स हम पहले ही बोले कि हाईली स्पेसिफिसिटी होता है, सेलेक्टिविटी होता है, वो अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू रिएक्शंस भी होता है, तो किस तरह का लिंकेज को शो कर रहा है, किस तरह के ग्रुप स्पेसिफिसिटी को शो कर रहा है। जैसे यहाँ पे एब्सोल्यूट स्पेसिफिसिटी की बात कीजिएगा, स्पेसिफिसिटी की बात कीजिएगा तो वो स्पेसिफिसिटी होगा। जैसे हम बोले थे पहले कि सबस्ट्रेट जैसे यूरिएज वो किसी स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पर ही एक्ट करेगा, ऐसा नहीं कि यूरिएज को हम लोग किसी दूसरे सबस्ट्रेट के साथ एक्ट कर दे तो वो वर्क करने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। ये दे कैन बी कैटलाइज्ड फॉर द पार्टिकुलर सबस्ट्रेट, दैट एग्जांपल्स इज द यूरिएज, यानी इसको एब्सोल्युटली स्पेसिफिसिटी भी बोलते हैं। यहाँ पे स्टेरियोकेमिकल स्पेसिफिसिटी यानी कहने का मतलब है कि कोई एंजाइम यदि एल एमाइनो एसिड्स या डी फॉर्म या एल फॉर्म पे लग रहा है, एल फॉर्म और डी फॉर्म क्या है, उसका स्टेरियोकेमिकल स्पेसिफिसिटी है या फिर स्ट्रक्चर्स है। तो एल एमाइनो ऑक्सीडेज जो है वो एल एमाइनो एसिड पर ही एक्ट करेगा, ऐसा नहीं कि डी एमाइनो एसिड पर एक्ट कर लेगा। लिंकेज स्पेसिफिसिटी यानी कहने का मतलब है कि कोई फॉस्फेटेज है, एंजाइम फॉस्फेटेज की बात कीजिएगा तो फॉस्फेट बॉन्ड को ही ब्रेक करेगा, ये फॉस्फेट बॉन्ड हाइड्रोलाइज करेगा, ऐसा नहीं कि वो किसी सल्फर बॉन्ड को दे दीजिएगा तो वो ब्रेक कर लेगा। ग्रुप स्पेसिफिसिटी कहने का मतलब है जैसे कार्बोक्सीपेप्टिडेज डाइजेस्टिव एंजाइम्स है तो वो क्लीवेज करता है कार्बोक्साइल एंड ऑफ द पेप्टाइड, ऐसा नहीं कि वो एमाइनो एसिड साइट्स को वो ब्रेक कर देगा, तो इसको बोलते हैं ग्रुप स्पेसिफिसिटी। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एंजाइम्स आर द हाईली स्पेसिफिसिटी, और अलग अलग एंजाइम जो होता है अलग अलग तरह का स्पेसिफिसिटी शो करता है अपने लेवल से, वो या तो सबस्ट्रेट लेवल का हो सकता है, स्टेरियोकेमिकल हो सकता है, लिंकेज टाइप्स हो सकता है, ग्रुप स्पेसिफिसिटी हो सकता है। मैकेनिज्म की बात कीजिएगा वो किस तरह से वर्क करता है, तो कोई भी रिएक्शंस होता है, कोई भी सबस्ट्रेट है तो वो किसी एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, और बाइंड करने के बाद वो सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाता है, फिर वो जाकर के प्रोडक्ट्स में वो टूटता है, यानी उसका क्या डिसोसिएशन रेट है, किस रेशियो से वो टूट रहा है, किस रेशियो से फॉर्म कर रहा है, तो उसी मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं एंजाइम्स एक्शंस। यानी कहने का मतलब है कि जो बाइंडिंग कैपेसिटी है किसी सबस्ट्रेट के एंजाइम के साथ वो कहाँ बाइंड करेगा, एक्टिव साइट्स पे, और एक्टिव साइट्स पे बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर देन वो कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोडक्ट में। आइदर वो स्टेप बाय स्टेप भी हो सकता है, वन स्टेप भी हो सकता है, टू स्टेप भी हो सकता है, सब्सिक्वेंटली वो कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोडक्ट्स में। लेकिन वो सबस्ट्रेट कहाँ पे बाइंड करेगा, वो उसके एक्टिव साइट्स पे ही बाइंड करेगा, और वो बाइंड करने के बाद वो सबस्ट्रेट को कैटालाइज करेगा। ठीक है, तो जो एंजाइम्स होता है इसका काइनेटिक्स में हम लोग डिफरेंट टाइप्स का मॉडल्स देखते हैं। यहाँ पे ये है हमारा लॉक एंड की मॉडल या टेम्पलेट मॉडल। इसको दिया था कौन, इमेल फिशर्स ने। ये बताया था कि जो एक्टिव साइट्स होता है, जैसे ये एक्टिव साइट्स है एंजाइम्स का, तो ये बताया था कि यह एक्टिव साइट फिक्स होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है, जिस शेप का है जिस तरह का है उसी तरह का रहेगा। वो बोला था कि यहाँ पे सबस्ट्रेट आता है, बाइंड करता है, कैटालाइज करता है। लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि कोई सबस्ट्रेट आया और इसके अकॉर्डिंग टू इसका शेप नहीं हुआ तो कैसे बाइंड करेगा। तो यहाँ पे यह मॉडल जो होता है वो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द नेचर ऑफ द एंजाइम्स को स्कोप नहीं देता है, तो इसीलिए यह मॉडल एक्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया अच्छे से कि कोई सबस्ट्रेट का यदि शेप चेंजिंग हो, जैसे मान लीजिए कि कोई भी सबस्ट्रेट हो तो नहीं बाइंड कर पाएगा, तो कटलाई नहीं करेगा, तो यहाँ पे ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को नहीं देता है। सो दैट मॉडल इज टोटली फेल टू एक्सप्लेन द दिस फैक्ट। एक आया हमारा इंड्यूस्ड फिट मॉडल। यहाँ पे यह मॉडल जो होता है ये गिवन किया था कोर्सलैंड के द्वारा, यह बताया था कि जो उसका एक्टिव साइट्स होता है, ठीक है, वो रिजिड नहीं होता है, ठीक है, वो प्री सेप होता है, ठीक है। और यहाँ पे सबस्ट्रेट एंजाइम का इंटरेक्शन होता है, वो बाइंड करता है और अकॉर्डिंग टू वो क्या करेगा, अपने कॉन्फॉर्मेशंस को चेंज करेगा। और यदि ये कॉन्फॉर्मेशंस को चेंज नहीं करेगा तो सबस्ट्रेट को बाइंड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो क्या करता है वो कि सबस्ट्रेट को अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट अपनी कॉन्फॉर्मेशंस को चेंज करता है, फिर वो बाइंड करता है, फिर वो क्या करता है, वो कैटलाइज करता है, फिर वो कंप्लीटली प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये डिफरेंट टाइप्स का फैक्टर्स है अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शंस या फिर एंजाइम एक्टिविटी, जैसे टेम्परेचर्स है, पीएच हो गया, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हो गया, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, प्रेजेंस ऑफ एक्टिवेटर, इनहिबिटर्स, एलोस्टेरिक इफेक्ट्स एंड टाइम। These are the factors that affects the
वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन एक्टिविटी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम्स। सो टोटल इतना ही है, आप लोग पूछ सकते हैं, कहीं कहीं पे डाउट है तो हम लोग डिस्कशन कर लेंगे।